लकी और शिरीन जब आराम से बैठकर बारबेक्यू में खा रहे थे तो इतने में कुछ मवाली वहां आकर बैठ गए और उन्होंने शिरीन से पैसे मांग लिए। शिरीन ने उन्हें 2,000 रुपए तो दे दिए, लेकिन वो लोग उससे 20,000 रुपए मांग रहे थे। लकी उनकी मांग को नहीं सुनना चाह रहा था। इतने में शेरा ने शिरीन को पकड़ने के लिए लोगों को आगे भेज दिया तो लकी बीच में आ चुका था। उन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और लकी ने बारबेक्यू के पीछे आकर एक पीले बाल वाले आदमी के सिर के ऊपर कोयला उछाल दिया। बाकी लोग उसके बालों में से आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वो आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर लकी उन सब में से अब किसी का इंतजार नहीं कर रहा था और उसने फिर से उन लोगों के सिर पर कोयला फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने उन तीनों लोगों के ऊपर कोयला फेंक दिया। इसके अलावा लकी को ब्लेड और चाकू चलाना भी आता था, तो ऐसे में कोयल का निशाना गलत कैसे लग सकता था। बाकी सब लोग जो अभी तक जल चुके थे और नीचे गिर चुके थे, उसके बाद लकी की लात और घूंसे खा रहे थे। वो उसे मारे जा रहे थे और वो सब बेचारे बस चिल्लाए जा रहे थे। कोयला सच में बहुत गर्म था और उससे 4 लोग जल गए। अब उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लकी से लड़ सके या फिर उसके ऊपर हमला कर सके। साले बहुत हीरो बन रहा है ना तू, अपने आप को बहुत शयाना समझ रहा है ना। तुझे क्या लगता है कि तू इतनी आसानी से बचकर चला जाएगा? मैं अभी राघव और छेला भाई को बुलाता हूँ। शेरा ने लकी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा और उसने अपनी जेब से फोन निकाल लिया और उसने अपना कांटेक्ट खोला और उसमें छेला भाई का नंबर निकालकर उसे फोन मिला दिया। हेलो छेला भाई, मैं शेरा बात कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर ये बारबेक्यू वाले के पास ने एक लड़का बहुत मार रहा है भाई। आप प्लीज आ जाओ और अपने साथ जितने भी लोग हो सके ना लेकर आ जाओ। आज साले की अर्थी उठानी है हमें। इधर से छेला ने भी हाँ कर दी। अब शेरा ने अपना फोन रखा और लकी की तरफ देखते हुए बोला, साले बहुत उछल रहा है ना, अभी छेला भाई आ रहे हैं, मार मार के तेरी हालत खराब कर देंगे। शेरा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। इतने में उसके बाकी लड़के जो अभी तक जले हुए नीचे पड़े थे वो सब अपनी जगह पर खड़े हो चुके थे और वो एक बेंच पर जाकर बैठ गए। लकी और शिरीन भी एक कोने में जाकर बैठ चुके थे। जब तक कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता तब तक वो खुद भी वहां से बचकर नहीं जा सकते थे। साले अगर यहां से भागने की सोची ना, हम छोड़ेंगे नहीं आज। आज तो हम तेरा भी और तेरे साथ वाली के भी पूरे मजे लेंगे, शेरा ने कहा। जब उन्होंने छेला को बुलाया तो उसके बाद में सब लड़कों में फिर से जोश आ गया और वो लोग शिरीन और लकी को पकड़ने के लिए बेताब नजर आने लगे। छेला भाई इस एरिया के डॉन है, कोई भी उनके सामने खड़ा तक नहीं रह सकता। हाँ हाँ, छेला भाई की तो बात ही निराली है। मुझे याद है कि एक बार क्या हुआ था। बात यूं थी कि किसी ने छेला भाई को ना गाली दे दी। छेला भाई ने उसके हाथ तोड़कर ना इसी नदी में फेंक दिए थे। पुलिस भी वहां पर खड़ी थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो छेला भाई को हाथ लगा सके। अगर वो पुलिस वालों के सामने मर्डर भी करना चाहे ना, आसानी से कर सकते हैं। बंदूक तक नहीं लगेगी पुलिस की उनके पास। हाँ, मुझे तो लगता है कि इस लड़के ने ना हमारे साथ आज जो किया है, उसके बाद तो छेला भाई इन दोनों को भी छोड़ने वाले नहीं है। देखना, इस लड़के को तो मार मार कर यहाँ पर छोड़ जाएंगे और इस लड़की को अपने साथ में ले जाएंगे सीधा होटल। मैं अपने पापा को फोन लगा रही हूँ, इधर से शिरीन ने घबराते हुए कहा। उन सब लोगों की इस बात को सुनकर वो घबरा गई थी। ठीक इसी वक्त एक लड़का और एक लड़की उस दुकान के पास आकर खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। वो दुकानदार को ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कहीं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हुआ, यहाँ पर क्या चल रहा है, और वो भैया कहाँ पर गए? जैसे ही शिरीन ने उस आदमी की आवाज सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। वो सीधी लकी के पीछे जाकर छिप गई और उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे कपड़े दो लकी। क्या? ये सुनते ही लकी का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर जैसे ही उसने नजर उठाई तो उसने उस लड़के की ओर और उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शहनाज थी। फिर आज शहनाज के साथ में खाना खाने के लिए यहाँ पर आया था। जब उसने शहनाज से पूछा कि वो क्या खाना चाहती थी तो शहनाज के दिमाग में सीधी यही बात आई कि वो विराज को अपने साथ लेकर यहाँ आ गई। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, ना दुकानदार है और ना ही बारबेक्यू, चुपचाप निकलो यहाँ से। शेरा ने विराज और शहनाज के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। उसका दिमाग बहुत गर्म था। जैसे ही शेरा ने इतना भर कहा कि इतने में विराज ने अपने बॉडीगार्ड को भी देखा। उसे गुस्सा आया और वो सीधा आगे आकर खड़ा हो गया। उसने शेरा को उसके कपड़े से पकड़ लिया और उसे सिर्फ एक ही हाथ से हवा में उठाकर धड़ाम से नीचे फेंक दिया। शेरा जोर से चिल्ला पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पसलियां टूट गई। अगर तूने मेरे बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की या फिर इसके बारे में सोचा भी ना, तेरी जान ले लूंगा। साले हम छेला भाई के आदमी है। बाकी 3 लोग जो शेरा से थोड़ी दूरी पर खड़े थे उनमें से एक आदमी ने भीम की तरफ देखते हुए कहा, अबे ओ चिलगोजे, जानता भी है कौन हूं मैं।
जानता भी है कौन है? अबे ये। इससे पहले कि भीम उसे बताता कि विराज कौन था, इतने में विराज ने अपना हाथ दिखाकर उसे बीच में ही रोक दिया। साले बहुत मुसीबत में पड़ जाएगा। साले माफी मांग ले इन चारों लोगों से, वरना बाद में ना अपनी जिंदगी से चला जाएगा तू। अबे बहुत हाथ चल रहा है ना तेरे। जैसे ही लोगों ने विराज को देखा तो वो सब गुस्से में आ गए। उनके शेरा भाई को भी कोई ऐसे हाथ कैसे लगा सकता था। वो सब उसे सबक सिखा देना चाहते थे। शहनाज। इतने में पीछे से लकी की आवाज आई। जैसे उसे लकी की आवाज आई तब उसे एहसास हुआ कि लकी भी वहां पर था, लेकिन वो अब भी लकी से नाराज थी और उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। शहनाज, तुम इस आदमी को जानती हो? विराज ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। वैसे भी लकी की हालत से वो फटीचा नजर आ रहा था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहनाज इस जैसे आदमी को कैसे जान सकती थी। उसमें से किसी को भी लकी की पीछे छिपी हुई शिरीन नजर नहीं आ रही थी। हाँ, ये मेरे कॉलेज में पढ़ता है, शहनाज ने विराज की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, ऐसा है क्या? विराज ने उसे देखा और उसके पास जाने लगा। इतने में शहनाज भी उसके पीछे जाने लगी और वो लकी के पास में पहुंच गए। जब शहनाज ने लकी के पीछे किसी इंसान को छिपा हुआ देखा तो पाया कि उसने एक जैकेट पहनी हुई थी और उसने अपना सिर लकी की शर्ट से ढक रखा था। इतना ही नहीं, शहनाज पहचान गई कि ये शिरीन ही थी। शहनाज ने जैसे ही शिरीन को लकी के पीछे छिपा देखा तो उसका दिल उसके हाथ में आ गया। उसने सपने में नहीं सोचा था कि शिरीन यहाँ पर हो सकती थी। वो विराज की मंगेतर थी और ऐसे में वो इस आदमी के साथ बारबेक्यू में खाने के लिए बाहर कैसे आ सकती थी? अगर इस बारे में विराज को पता चल जाता तो वो इसके बारे में क्या सोचने वाला था? क्या बात है शहनाज, क्या हुआ? विराज ने शहनाज की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, क्या बात है लकी, क्या हुआ? शहनाज ने लकी से पूछा। अरे वो हुआ कुछ यूं कि मैं और मेरी एक दोस्त, हम दोनों साथ में यहाँ बारबेक्यू पे खाने आए थे। इतने में ये 4 लोग ना हमारे पास आए और पैसे मांगने लगे। हमने इन्हें थोड़े पैसे दिए लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे। बोले 20,000 दो वरना तुम्हें मारेंगे। लकी ने उन चारों की ओर देखते हुए कहा। और ये तुम्हारी दोस्त? विराज ने जब देखा कि लकी के पीछे एक आदमी जैसा कोई छुपा था तो वो हैरान हो गया। उसने अपने आप से बड़े साइज का जैकेट पहना था और अपना सिर भी छुपा रखा था। अरे बात यह है ना कि उसकी तबीयत खराब है, बेचारे को सर्दी लग रही है इसलिए, लकी ने विराज को बहाना देते हुए कहा। लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिरीन के साथ ऐसा क्या हुआ। अच्छा, ऐसा है क्या? विराज ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे सुनने के बाद सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। इतने में जब दूर खड़े दुकान मालिक ने देखा कि मामला अब किसी के आने की वजह से थोड़ा शांत हो गया था तो वह वहां फिर से आकर खड़ा हो गया। विराज ने जैसे ही उसे देखा तो वो बोला, अरे कहाँ चले गए थे भाई? चलो जल्दी ऑर्डर लो और फटाफट बना कर दो। बताओ शहनाज, तुम क्या खाना पसंद करोगी? विराज ने शहनाज की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अबे साले, ऐसा मत सोच लेना कि हम लोग दब गए और सब कुछ ठंडा हो गया है। अब एक बार छेला भाई को आने दे, उसके बाद देखता हूं कि तुम लोग कितना बारबेक्यू खा सकते हो। शेरा ने फिर से अपनी जगह पर से खड़े होते हुए गुस्से में कहा। लेकिन इतने में उसे लगा कि उसने शायद विराज को नाराज कर दिया था, इसलिए वो चुपचाप बैठ गया। उसे इस बात से डर लग रहा था कि वो आदमी फिर से उसे कूट देता। विराज ने उस आदमी पर ध्यान से देखा और कहा, अच्छा ठीक है, चल आने दे तेरे भाई को, मैं भी देखता हूँ कौन है तेरा भाई। विराज ने भी मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उसने दुकानदार की तरफ देखा और उसने और शहनाज ने काफी सारे बारबेक्यू चुन लिए। उन दुकानदार ने भी भुनने के लिए उन लोगों की चुनी हुई सीख उठा ली थी। विराज ने लकी से भी कहा और वो भी अगर चाहे तो आकर खाने के लिए बैठ सकता था। लकी भी खाने के लिए जा ही रहा था कि इतने में पीछे से शिरीन ने उसे चिकोटी काट ली। जैसे ही शिरीन ने उसे चिकोटी काटी तो शहनाज ने भी पीछे से देख लिया और उसने लकी को ना आने का इशारा कर दिया। इधर विराज और शहनाज आराम से टेबल पर बैठे थे और अपने कबाब खा रहे थे। लकी उसे देखकर झटका खा गया। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि उस आदमी में बहुत ही ज्यादा हिम्मत थी। शेरा चिल्ला चिल्ला कर उसे धमकी दे रहा था और छेला भाई के आने की बात कर रहा था, फिर भी वो आदमी था कि ये सुनने को राजी ही नहीं था और ना ही उसे उसकी कोई फिक्र थी। जब वो लोग अपने कबाब के मजे लेने में लगे हुए थे कि इतने में पीछे से ढेर सारी काली गाड़ियां वहां पर आ गई और आकर खड़ी हो गई। उन गाड़ियों में से लगभग 20 लोग बाहर आए। लकी ने देखा कि वो सब लोगों ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक लड़के के बाल काफी लंबे थे और उसने काला पठानी सूट पहना था। अरे छेला भाई, आप आ गए? छेला भाई, यही है वो लोग जिन्होंने हमें मारा था। आप अभी के अभी इन सबको सबक सिखाना शुरू कर दो। जैसे उन लोगों ने देखा कि छेला भाई की गाड़ी आ गई तो वो लोग उसे किसी मसीहा की तरह देखने लगे और जल्द से जल्द उनसे मदद मांगने की कोशिश में जुट गए। अच्छा, किसने मारा रे तुझे को? हाँ, क्या तूने उसे बताया नहीं कि तू छेला भाई का आदमी, और छेला भाई के आदमी को ना पूरे जयपुर में तो गया, पूरे इंडिया में कोई टच नहीं कर सकता है। छेला भाई ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था
क्या होता जब लकी और छेला भाई एक दूसरे के आमने सामने आते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने उन लोगों के बालों पर कोयला फेंकना शुरू कर दिया था और इसी वजह से उनके हालत खराब हो गए। इतने में विराज भी वहां पर शहनाज को लेकर आ गया था। जब शेरा ने विराज से बदतमीजी करने की कोशिश की तो भीम ने उसे फिर से कूट दिया। इधर शहनाज ने देखा कि शिरीन लकी के पीछे छिपी हुई थी और उसने लकी का जैकेट पहना हुआ था। इतने में जैसे ही विराज और शहनाज कबाब खाने के लिए बैठे तो पीछे से छेला भाई की गाड़ियां वहां आ गई और उन्होंने उतरना शुरू कर दिया। छेला भाई, हम लोगों ने आपका नाम लिया था। हम लोग खूब बोले कि साले छेला भाई आएंगे ना तो तुम्हारी खाट खड़ी हो जाएगी, लेकिन ये लोग थे कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। छेला भाई, ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि छेला भाई कौन है और उनकी पावर क्या है। लेकिन आप अब उन्हें खुद ही बता दो कि आप कौन हो और आपकी पावर क्या है। छेला भाई, आज इन सारे के सारे गटर के चूहों को ना साफ कर दो, हमारे ऊपर फिर से धाक जमाने लगेंगे, इसलिए बता दो आप कौन हो। शेरा ने आगे आते हुए कहा, अरे भाई, ये पता है क्या, ऐसा लग रहा है कि इन सालों के पीछे या तो किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है या फिर ये शहर में ना नए आए हैं। एक आदमी ने कहा, अच्छा जी, तो चलो बता देते हैं कि इन्हें कि छेला भाई कौन है और क्या करते हैं। सालों को कटवा कर रख दूंगा। छेला ने अपने दांतों को गुस्से में पीसते हुए कहा, वो देखो छेला भाई, वो रहे वो चारों के चारों। हमने ना उन्हें यहां से भागने ही नहीं दिया। आप शुरू करो, मैं और मेरे लड़के आपको फुल सपोर्ट करेंगे। शेरा उनकी बात सुनकर काफी खुश हो गया था और छेला और उसके लड़कों के लिए उसने रास्ता बनाना शुरू कर दिया। छेला भाई, ये जो दो लोग वहां पर खड़े हैं ना, एक तो वो है और ये जो दो यहाँ पर बैठकर खा रहे हैं, ये तो सच में बहुत ज्यादा बदतमीज लोग हैं। छेला भाई, हमने मना किया, उसके बाद भी साले वहां पर बैठकर कबाब खाकर मजे ले रहे हैं। वो देखो, वो दो, वो। शेरा ने विराज और शहनाज की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे ओ कबाब चंद, तेरा बाप यहाँ खड़ा है और तू अपनी आइटम के साथ वहां बैठकर कबाब खा रहा है क्या? हाँ? छेला ने अपनी बाहों को तानते हुए गुस्से में कहा। उसकी आवाज में इतना रौब था कि एक बार के लिए तो विराज के हाथ से उसका कबाब छूट ही गया। लंदन में रहते हुए उसने कभी इतनी बदतमीजी से लोगों को बात करते हुए नहीं सुना था। जैसे ही छेला की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने एक बार के लिए पलट कर देखा और फिर छेला की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही छेला ने विराज का चेहरा देखा तो उसका सारा गुस्सा धरा का धरा रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर का कोई बटन दबा दिया हो और अचानक से उसका गुस्सा गायब हो गया। इसके बाद धीरे धीरे उसके होठों ने कांपना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में उसके दिल में उठ रहे खौफ के दर्शन साफ हो रहे थे। वो ऊपर से नीचे तक बुरी तरीके से घबरा रहा था। उसके नाजुक से पैर काफी ज्यादा कांप रहे थे और वो बस किसी भी वक्त नीचे गिरने वाला था। विराज बाबा, आप। इतना भर कहने के बाद ही छेला नीचे जमीन पर गिर गया। अरे छेला भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? सब लोग छेला को उठाने के लिए आगे आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से छेला को यह मिर्गी का दौरा कैसे आ गया कि वो सीधा नीचे गिर पड़ा। क्या हुआ छेला भाई, मिर्गी आ गई क्या? मोजा सुंघाऊ? और इन दोनों लोगों का क्या करना है? आप बोलो तो इन दोनों को रस्सी से बांध करना आपके पैरों में नीचे गिरा देता हूं, या गाड़ी से बांधकर घसीट ही देता हूं, या फिर इन्हें पीट पीट कर सीधा नदी में फेंक दूं। बताओ बताओ। अरे चुप कर बेवकूफ, छेला ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। शेरा था कि सुन ही नहीं रहा था। उसे मालूम ही नहीं था कि वो किससे पंगा लेने वाला था। वो जानता नहीं था कि वो जिससे ऊंची आवाज में बात कर रहा था, जिसके गिरेबान पर छेला को हाथ डालने के लिए कह रहा था, अगर वो सिर्फ अपनी उंगली भी उठा देता तो छेला और उसके सारे गुंडे जयपुर से देखते ही देखते गायब हो जाते। सॉरी छेला भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो छेला भाई। मैंने जो भी कहा ना उसे भूल जाना आप। मैं तो एक नंबर का गधा ही हूं ना, पागल ही हूं। इधर शेरा ने कहा, लेकिन छेला उसकी बात सुन नहीं रहा था। वो तो बस विराज को देख रहा था और कब उसके हाथ आपस में जुड़ गए उसे पता नहीं चला। उसने गिड़गिड़ाते हुए विराज से कहा, विराज बाबा, मैं तो एक नंबर का गधा हूं ना, पागल हूं मैं तो। इधर से शेरा ने कहा, अभी मैंने आपसे जो कुछ कहा भूल जाना बाबा, प्लीज बाबा, दिल से सॉरी। जैसे ही छेला उसके पैरों में गिरा तो उसे ऐसा करते देख उसके बाकी साथी हैरत में पड़ गए।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी में ऐसा भी क्या था कि छेला सीधा उसके पैरों में गिर गया। ऐसा तो कोई नहीं था जिससे छेला भाई इस तरह से बात करें। तो फिर इस लड़के में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इस तरह से वो बात कर रहे थे? अरे पागल, ये क्या कर रहा है? तेरे आदमी लोग अभी जो बोल रहे थे कि तू वो ही करने वाला है, ये लोग बोल रहे थे कि तू मुझे सबक सिखाने वाला है, सीधा कर देने वाला है, रास्ते पर लेकर आने वाला है, तो करना भाई। विराज ने अपना कबाब खाते हुए कहा। वो मन ही मन छेला के ऊपर हंसे जा रहा था। अरे विराज बाबा, आप खुद भी आगे से मुझे ऐसा करने को बोलोगे तो मैं दरिया में कूद जाऊंगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको हाथ लगाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता बाबा, इतनी मेरी औकात कहाँ। छेला ने इधर से जवाब देते हुए कहा। इसके बाद वो तैश में अपने सारे लोगों की तरफ घूमा और गुस्से से बोला, अरे तुम सब क्या गधे हो? दिखाई नहीं देता? राजकुमार विराज यहाँ पर बैठे हैं और आओ और बना के भोग लगाओ सालो। जैसे ही सब लोगों ने सुना कि वो राजकुमार विराज थे जो यहाँ शादी के लिए आए थे, तो उनकी आंखें तो नीचे जमीन पर गिर पड़ी और जबड़े खुलकर जमीन में धंस गए। सब लोग बारी बारी से विराज के पैरों में गिर पड़े। इधर लकी ने जब उसके बारे में सुना तो उसे पता चला कि वो आदमी कितना बड़ा था और जयपुर में उसके परिवार का सबसे ज्यादा रसूख था। इसलिए वो इतना शांति से बैठकर शहनाज के साथ कबाब खाए जा रहा था और अब उसे ये समझ आ रहा था कि शिरीन क्यों उसके पीछे छुपी हुई थी। वो उसकी आवाज सुनकर घबरा ही इसलिए गई थी क्योंकि वो जान गई थी कि विराज की आवाज है ये। लगभग 20 लोग एक साथ विराज के पैरों में गिरे हुए थे। शेरा और उसके लड़कों का तो दिल ही मुंह में आ गया था। जैसे ही उन्होंने विराज का नाम सुना तो उनकी पैंट ही गीली कैसे नहीं हुई, उन्हें बस यही समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उन्हें पूरे शरीर पर पसीने आने जरूर शुरू हो चुके थे। अरे ओ पीले बाल, इसके साथ वाले इधर आओ, छेला ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि वो इन चारों लोगों को अभी की अभी जान से ही मार डाले। उन बेवकूफों को इस बात की जरा भी समझ नहीं थी कि वो किससे बात कर रहा था और किससे कैसे करना चाहिए था। जी भाई। शेरा की जुबान लड़खड़ानी शुरू हो गई थी और उसका मोटा सा शरीर जैसे चूहों की तरह नजर आने लगा था। अब उससे रहा नहीं गया और उसकी पैंट तक गीली हो गई। वो चारों लोग ही चाहकर विराज से नजर नहीं मिला पा रहे थे। इतने में एक जोरदार आवाज आई। उन लोगों ने जो किया था उसके लिए छेला उन्हें किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं था, ना ही उनकी कोई सफाई सुनने वाला था। उसने चारों के गाल पर एक एक करके जोरदार थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। शेरा के हाथ इतने मजबूत थे कि उनके कान तक बंद हो गए। इतने में छेला उन चारों लड़कों के पीछे आया और एक एक करके उन्हें जोर से लात मारी। सीधा वो विराज के पैरों में जाकर गिरे। चारों के चारों ने एक साथ विराज के सामने हाथ जोड़ लिए। माफी मांगो, छेला ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। हमें माफ कर देना, मुझे और मेरे लड़कों में जरा भी दिमाग नहीं है। हम लोग देख ही नहीं पाए कि हमारे सामने कौन खड़ा है। प्लीज हमें बच्चा समझकर माफ कर दो। आप बोलो तो हम आपका थूक भी चाटने के लिए तैयार हैं। शेरा ने अपने लड़कों की तरफ से माफी मांगते हुए कहा। हाँ, हमसे गलती हो गई। फिर जैसे ही शेरा ने एक आदमी की खोपड़ी में टपली दी तो उसका भी जुबान खुल गया। हाँ, हमें माफ कर दो, बीवी बच्चे हमारे। हाँ ठीक है, अब उधर जो मेरा भाई खड़ा है ना, जाओ उसके पास और उससे ही माफी मांगो। विराज ने अपना कबाब खाते हुए लकी की तरफ देखा और धीरे से कहा। उसका ऐसे लोगों से जयपुर में पाला पड़ता रहता था, इसलिए उसे इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं था। अबे ओ बैठे क्या हो, जाओ और भाई से माफी मांगो। छेला ने फिर से पीछे से उन्हें लात मारी तो वो चारों खड़े हुए और फिर लकी के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगे। इतनी मार खाने के बाद और मार के डर से ना उन्हें रोना ही आने लगा था। वो लकी के सामने रोते हुए बोले, भाई गलती हो गई हमसे, हमने आपको हाथ लगाने की कोशिश की, इतनी बुरी बुरी बातें की, इसलिए हमें माफ कर देना। हम इंसान तक कहलाने के लायक नहीं है, प्लीज प्लीज बच्चा समझकर माफ कर दो अब प्लीज, शेरा ने कहा। हाँ बोलो, तो आपके सामने नाक भी रगड़ लेते हैं। आप बोलो तो जूते हम अपनी जुबान से साफ कर देंगे। क्या लगता है भाई, माफ कर देना चाहिए क्या इन्हें? विराज ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा और फिर मुस्कुराने लगा। हाँ कर देते हैं, लकी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो चलो ठीक है, निकलो अब यहां से। अगर मेरा मूड खराब हो गया ना, कोई भी घर नहीं पहुंच पाएगा, निकलो। विराज ने छेला की तरफ देखते हुए प्यार से कहा। छेला उसकी धमकी का मतलब समझ गया था। जी हुजूर, मैं अभी जाता हूं और इन चारों को भी मैं ऐसी
रात काली करूंगा ना कि फिर ये आपके और आपके साथ वालों के ऊपर नजर नहीं उठा सकेंगे। सालों हफ्ता तो लिया नहीं इनसे, लिया तो हो तो वापस कर दो, डबल डबल करके दो इन्हें। शेला ने कहा और शेरा ने तुरंत अपनी जेब से 4,000 रुपए निकालकर विराज की टेबल पर रख दिए। इसके बाद शेला वहां से अपने आदमियों के साथ निकल गया। लकी ने शिरीन को इशारा किया कि वो उसके पीछे ही छुपी रहे और फिर वो विराज के पास आते हुए बोला, थैंक यू विराज भाई। अरे इसमें थैंक यू कोई बात नहीं है, वो तो क्या है कि तुम और शहनाज एक दूसरे के दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा था, और फिर भले आदमी को बचाना मेरा फर्ज है यार। विराज ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे अभी निकलना होगा, हम दोनों को थोड़ा सा और काम है, वो इन लोगों के चक्कर में हम थोड़े लेट हो गए थे, अब मैं निकलता हूँ। लकी ने कहा। वो नहीं चाहता था कि विराज शिरीन को उसके साथ देख ले, वरना मुसीबत पड़ सकती थी। उसके बाद उसने विराज को सलाम किया और शहनाज के सामने मुस्कुराते हुए देखने के बाद शिरीन को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। लकी और शिरीन ने ऑटो पकड़ा, तब जाकर शिरीन ने लकी का जैकेट उतारा। उसका चेहरा दिखने लगा था। यार तुम्हारा विराज तो बहुत अच्छा आदमी है, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वो सच में बहुत अच्छा आदमी है। वैसे लकी, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड थी वो किस तरह की लड़की थी? शिरीन ने लकी से पूछा। उसकी आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी कहीं खोई हुई थी। वो तो किसी छोटे गांव की बहुत ही सीधी लड़की थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, लकी ने कहा और बाहर की ओर देखने लगा। उसे अपनी राधिका की याद आ रही थी। कितना वक्त हो गया था उसे उसके पीछे भटकते हुए, लेकिन फिर भी वो मिलने का नाम नहीं ले रही थी। सामने थी लेकिन पास नहीं। लकी का मन बैठ गया। अब आगे क्या होने वाला था और क्यों पूछा था शिरीन ने उससे ये सवाल? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज आराम से शहनाज के साथ बैठकर कबाब खा रहा था और इधर लकी अभी भी शिरीन के साथ था। वो शिरीन को अपने पीछे छुपाए खड़ा था। तभी शेला भाई वहां पर आ गए, लेकिन उन्होंने जैसे ही विराज को देखा उनके पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। इसके बाद उसने शेरा से और उसके लड़कों से माफी मंगवाई और वहां से निकल गया। विराज ने फिर से लकी को अपने साथ बैठने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वो शिरीन के साथ में ऑटो में बैठ चुका था। शिरीन ने इतने में लकी से पूछा कि राधिका कैसी थी, तो उसने राधिका के बारे में बताना शुरू कर दिया। शिरीन ने आगे कहा, कभी कभी मैं सोचती हूँ ना लकी, कि क्या होता अगर मैं इतने बड़े घर की लड़की ना होकर राधिका जैसी एक छोटे से गांव से आई होती, वैसी लड़की होती, कितना अच्छा होता ना। मुझे फिर इन सब झमेलों में ना पड़ना ही नहीं पड़ता, जरूरत ही नहीं थी इसकी। ना तो मुझे अपने घर वालों का बिजनेस देखना पड़ता, ना ही मुझे इस शादी के लिए मैं अपने हिसाब से अपनी शादी कर सकती थी ना। अपनी खुशियां अपने हिसाब से चुन सकती थी ना। जो करना चाहती थी वो कर सकती थी ना। जो पाना चाहती थी वो पा सकती थी ना। लेकिन जब शिरीन इन सब चीजों के बारे में बात कर रही थी तो उसका चेहरा उदास नजर आ रहा था, लेकिन वो उससे ज्यादा और कुछ नहीं कह पा रही थी। एक पल में वो बाहर देखने लगी थी और फिर अचानक से उसकी नजर लकी के ऊपर टिक गई। लकी को उसका चेहरा देखकर यह समझ तो आ रहा था कि वो किसी भी वक्त रो सकती थी। उसकी कोरे गीली हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोका और बोली, क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ? सिर्फ एक बार के लिए क्या तुम मुझे राधिका की जगह मुझे रखकर देख सकते हो? जैसे ही लकी ने उसका छोटा सा चेहरा देखा और इतने में उसे ना जाने क्या हुआ कि उसके मुंह से निकला, बिल्कुल। जैसे ही लकी ने अपनी तरफ से सिर्फ इतना छोटा सा शब्द कहा तो इतने में शिरीन की आंखों से आंसू गिर गए। वो आंसू सीधा लकी की हथेली पर गिरे, लेकिन इसके बाद शिरीन रोई नहीं बल्कि हंसने लगी और सीधा लकी से जाकर लिपट गई। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, थैंक यू लकी, आई लव यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच। शिरीन ने कहा और लकी के हाथ को और ज्यादा कस लिया। उसकी खुशी देखकर लकी भी खुश था, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी अधूरी नजर आ रही थी। वो अपने आप में पूरा महसूस नहीं कर पा रहा था। शिरीन उसकी बाहों में तब तक लेटी रही जब तक उसका घर नहीं आ गया। शिरीन ने लकी का हाथ छोड़ा, बाहर निकली और लकी को बाय बोलकर निकल गई। लकी ने देखा कि अभी भी उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन लकी ने उसे रोका नहीं। वो जानता था कि अगर वो उसे रोकता तो शिरीन रुक जाती, इसलिए वो बिना उससे नजर मिलाए सीधा अपने कॉलेज वापस आ गया। लकी फिर जब से राजस्थान यूनिवर्सिटी आया तो उसका मूड काफी अजीब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो महसूस कैसा कर रहा था।
जैसे ही वो अपनी डॉर्मेट्री में आया तो सब लड़के ने उसे घेर लिया और वो उससे उसकी अमीरी के बारे में बात करने लगे। लेकिन लकी को किसी भी तरह की कोई बात करने का या जवाब देने का मन नहीं कर रहा था। उन सबके साथ होने के बाद भी वो सिर्फ खुद के साथ ही था और खुद के साथ में रहना चाहता था। वो सीधा अपने कमरे में गया और जाकर सो गया। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो उसने राधिका की डायरी को अपने तकिए के पास रखकर खोल लिया। वो कब से उसके बैग में रखी हुई थी और इतने दिनों से उसने उसे निकाला तक नहीं था। अब जब शिरीन ने उसे इस तरह की बात महसूस करवा दी, कह दी थी, तो लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने आप में उलझता चला गया और उसे इन सारी चीजों का जवाब सिर्फ राधिका की डायरी में मिल सकता था। इसलिए उसने वो डायरी निकाल ली। उसे लग रहा था कि अब वो डायरी ही थी जो शहनाज को उसकी राधिका होने के बारे में कुछ याद दिला सकती थी। सुबह क्लास खत्म होने के बाद में जब उसके साथी बाहर आए जो पहले उसके ऊपर हंसा करते थे, तो लकी को उन्होंने घेर लिया था और सब लोग उसके साथ में जाना चाहते थे। लकी जानता था कि वो उसे एक अमीर लड़के की तरह देख रहे थे और उन सब की उससे कुछ उम्मीदें थीं जो वो लकी के माध्यम से पूरा करवाना चाहते थे। लेकिन लकी उनमें से किसी की बात सुनने या करने के मूड में नहीं था और बड़ी मुश्किल से उन सबसे पीछा छुड़वाकर वो एक कोने में आ गया। लकी ने फिर से शहनाज की क्लास की तरफ जाने की तैयारी की। वो उससे मिलना चाहता था और जैसे ही उसने उसकी दिशा में कदम बढ़ाया तो उसका फोन बज उठा। उस पर कोई नाम नहीं था और सिर्फ एक नंबर लिखा था। लकी ने उसे देखा और फोन उठा लिया। हेलो लकी, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। अचानक से फोन के दूसरी ओर से एक आवाज आई। लकी को आवाज सुनते ही पहली बार के लिए तो वो दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया ने उसे फोन क्यों किया था। वो कुछ नहीं बोल पाया तो श्रेया ने फिर से उधर से कहा, क्या तुम बिजी हो? लकी को याद आया कि श्रेया ने उसके साथ में क्या किया था तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उससे नफरत करता था और इस बात को वो भुला नहीं सकता था। श्रेया भी शायद इस चीज को समझ गई थी, इसलिए उसने कहा, सॉरी लकी, मुझे माफ कर देना। मैं पहले तुम्हारे साथ जो भी कर रही थी, तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब मेरी गलती थी। मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे फिर से दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? एक मौका दोगे मुझे लकी? श्रेया ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर सच में ऐसा लग रहा था कि उससे एक मौका चाहिए था लकी से। लकी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह से श्रेया का फोन आएगा और फोन पर सीधा उसे इस तरह की बात करने वाली थी वो। लकी कुछ नहीं बोल पा रहा था। देखो लकी, तुम मुझे इग्नोर मत करो, मेरी बात तो सुन लो। मैं जानती हूँ कि मैंने पहले तुम्हारे साथ में जो कुछ किया उसके बाद से शायद तुम मुझसे नफरत करने लगे हो, है ना? लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और हमारे बीच की चीजों को ठीक करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। यूं समझ लो कि मैं स्कूल में तुम्हारी जो मदद कर रही थी, ये मौका इसी वजह से तुम मुझे दे रहे हो। प्लीज मेरी बात मान लो लकी। श्रेया ने फिर से कहा, ठीक है, लकी ने कहा। वो इस बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था। बहुत बढ़िया, मुझे तो मालूम था कि अगर मैं फोन करूंगी तो तुम मना नहीं करोगे। चलो तो फिर आज दोपहर का खाना हम लोग साथ में चलकर खाते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। हम लोग चलकर जमीनी पर खाना खाते हैं, ठीक है? तो फिर मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ, लेकिन लोकेशन और टाइम जो है वो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। बाय। श्रेया ने कहा और फोन काट दिया। जब लकी ने यह सब सुना कि श्रेया फिर से उससे अपनी नाराजगी दूर कराना चाहती थी तो उसका मन थोड़ा सा पिघल गया। उसे लगने लगा था कि श्रेया वैसी नहीं थी जैसा वो अभी उसे समझ रहा था। वो स्कूल में उसकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और लकी का उसके अलावा और कोई दोस्त भी नहीं था। इतने में श्रेया का मैसेज आया और उसने लकी को 1 बजे जमीनी पर बुलाया। लकी के पास भी ज्यादा वक्त बचा नहीं था, इसलिए वो शहनाज से मिलने के लिए नहीं गया और सीधा जमीनी के लिए निकल गया। लकी जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि श्रेया उसका इंतजार कर रही थी। वो दरवाजे पर ही खड़ी थी और जैसे ही उसकी नजर लकी से मिली तो श्रेया ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो एकदम टाइम पर आ गए लकी। मुझे तो लग रहा था कि इंतजार करवाओगे। श्रेया लकी के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली। वो अभी तक जिस तरह से उससे बात कर रही थी उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर था। पहले वो क्या थी और अब क्या हो गई। आज उसने अपने बाल बिल्कुल सिंपल बनाए थे और सिर्फ एक चोटी बांध रखी थी। वो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे वो स्कूल में लगा करती थी। लकी उसे देखकर काफी खुश हो गया। उसे अचानक से स्कूल के दिनों की याद आने लगी जब वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते, पढ़ा करते। मॉनिटर ने बुलाया तो टाइम पर तो आना पड़ेगा ना? लकी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अभी भी उसे देखकर लकी के दिल में थोड़ा सा शक तो उठ ही रहा था।
वो नहीं जानता था कि श्रेया इस निष्कर्ष पर किस वजह से पहुंची कि लकी से फिर से उसे दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन अब जब वो खुद उससे प्यार से बात कर रही थी तो लकी को एक बार के लिए लगा कि शायद वो सुधर गई हो। वैसे भी वो अपनी क्लास की सबसे फेवरेट मॉनिटर थी। अरे तुम सीधा यूनिवर्सिटी से आ रहे हो क्या? बैग भी साथ लेकर आ रहे हो? चलो आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आओ अंदर चलते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लग रही होगी, है ना लकी? श्रेया ने कहा। उसने लकी के कंधे पर से उसका बैग उतारा, अपने हाथ में लिया और फिर लकी के साथ में रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। लकी और श्रेया एक टेबल पर बैठ गए। श्रेया ने 4-5 डिश मंगवा ली और वो थोड़ी ही देर के बाद लकी और उनकी टेबल पर सज गई। श्रेया उससे बड़े प्यार से बात कर रही थी और एक बार के लिए तो लकी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो उसकी मॉनिटर बन चुकी थी जो पहले हुआ करती थी। लकी अब उसके साथ में बात करने लगा और काफी सहज महसूस कर रहा था। वैसे मॉनिटर, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि फिर से मुझसे तुम्हें दोस्ती करनी चाहिए? क्या मैं कारण जान सकता हूं? लकी ने पूछा। बात ऐसी है कि इन दिनों मैं अक्सर ये सपना देख रही हूं कि मैं अपने कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट देने जा रही हूं और जैसे ही वो सपना मुझे आता है तो मेरी नींद खुल जाती है। मैं ऐसा देखती कि मेरा पेन खराब हो गया और सच में ऐसा ही हुआ। अब इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना लकी, अगर मेरा पेन खराब हो जाए तो। जब मैंने बार बार इस चीज के बारे में सोचा ना तो मुझे अपने आप के ऊपर ना बहुत शर्म आई। लकी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो किया ना गलत किया, मुझे सच में माफ कर देना। श्रेया ने धीरे से कहा और अपना सिर नीचे झुका लिया। अरे छोड़ो यार, भूल जाओ उन सब बातों को, जो हो गया सो हो गया, मैं तो कब का भूल चुका हूं। और मेरे लिए तुम पहले भी मॉनिटर थी, अब भी और आगे भी रहोगी। लकी ने श्रेया की तरफ देखते हुए कहा। उसे देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बीच में ऐसी कैसे हो गई थी। थैंक यू लकी, तुम भी उतने ही अच्छे इंसान हो जितने स्कूल में हुआ करते थे। इधर से श्रेया ने भी कहा। उसकी आंखों में भी लकी को एक तरह की शर्म नजर आ रही थी। उसने लकी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, लकी क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैं स्कूल में थी और मुझे मस्कुलर पेन हुआ था? ऐसा बहुत बार हो जाता है कि मैं बीमार हो जाती थी और फिर स्कूल नहीं आ पाती थी, मुझे मालिश भी करवाने की जरूरत पड़ती थी। बाद में ना मैं फिजियोथेरेपी भी लेने लगी थी। तुम्हें वो याद है जब अचानक से मेरे हाथों में दर्द होने लगा और फिर किसी ने मेरे हाथ की मालिश की थी? जब तक कोई मेरा हाथ 20 मिनट तक रब नहीं करता था ना, तब तक मेरा दर्द जाता ही नहीं था। कितने ही लोगों ने ना क्लास में ये किया और फिर उन लोगों को ना इस चीज से शिकायत होने लगी। उन्हें लगने लगा कि मैं उनका टेंशन ले रही हूँ। सिर्फ तुम ही ऐसे थे जिसे कभी ये नहीं लगता कि मैं तुम्हारा टेंशन ले रही हूँ और तुम बिना शिकायत के मेरा हाथ सहलाते थे। कभी कभी तो मेरे हाथ रब करते करते तुम्हारे हाथ में दर्द होने लगता था। श्रेया ने जैसे ही इतना कहा वो और लकी ये बात सुनकर हंसने लगे। हाँ मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त ये सब बातें क्यों कर रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या थे श्रेया के इरादे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी शिरीन को छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गया था और सो गया। जब से लड़कों को लकी की पहचान के बारे में पता चला तब से सब उनके पीछे ही पड़ गए थे। ऐसे में लकी उन सब से दूर जैसे ही शहनाज की क्लास की तरफ जाने लगा कि इतने में उसे श्रेया का फोन आ गया। उसने लकी को लंच पर बुलाया था। लकी जब वहां पहुंचा तो वो बड़े प्यार से उससे बात कर रही थी और उसके साथ अपने बचपन के दिनों की यादें शेयर कर रही थी। हाँ हाँ मुझे सब याद है, सब याद है मुझे। लकी ने भी मुस्कुराते हुए उसका साथ दिया। तो लकी क्या तुम फिर से मेरा हाथ रब कर सकते हो? मेरे उल्टे हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, श्रेया ने कहा और लकी की दिशा में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही लकी ने देखा कि श्रेया का हाथ उसकी उंगलियों को छूने ही वाला था, इतने में उसने खुद अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे तब की बात अलग थी, तब दोनों बच्चे थे, लेकिन अब की बात अलग। अब तो वो दोनों काफी बड़े हो गए थे और श्रेया तो काफी सुंदर भी लगने लगी थी। ऐसे में लकी को उसका हाथ मलने में या उसे हाथ लगाने में शर्म आ रही थी। लकी प्लीज इस बार इसे रब करो ना, देखो दर्द भी शुरू हो गया है। अभी ठीक तो था ना, लेकिन बढ़ने लगा, मैं क्या करूं? श्रेया ने लकी की तरफ देखते हुए बहुत ही नाजुक सुर में कहा। जैसे ही लकी ने उसके चेहरे पर दर्द के भाव देखे तो वो असमंजस में पड़ गया। एक बार के लिए तो उसे लगा कि
उसे श्रेया को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वो उसे हाथ नहीं लगाता तो श्रेया ये सोचती कि लकी बहुत ही इनसेंसिटिव हो गया था और उसके अंदर अब वो बात नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। इसलिए उसने अपनी झिझक को दूर किया और तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मलना शुरू कर दिया। 2 बार उसका हाथ मलने के बाद में लकी का ध्यान खुद ब खुद ही उसके नाजुक हाथों पे चला गया। उसका हाथ काफी नरम था और उसमें फूल की पत्तियों जैसी नमी थी। उसने अपने हाथ पर हल्का सा इत्र भी लगाया हुआ था जिसकी खुशबू लकी की नाक तक जा रही थी। लकी जैसे ही उसका हाथ मलता जा रहा था वैसे वैसे उसके शरीर में कुछ हलचल सी होने लगी, इसलिए लकी इसे तुरंत खत्म कर देना चाहता था। वो जल्द से जल्द इस एहसास को मिटा देना चाहता था। वो उसका हाथ छोड़ने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज आई। साले फटीचर, तुझे क्या अपनी मौत के पास जाना है? इस आवाज में काफी भारीपन और मर्दाना झलक थी और लकी उसे सुनते ही ऊपर से नीचे तक हिल गया। लकी ने हड़बड़ाहट में उसका हाथ छोड़ा और पीछे घूमकर देखा तो पाया श्रेया ने अब की बार लकी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। लकी ने फिर से पलटकर श्रेया की ओर देखा तो वो हैरान रह गया। श्रेया उसे देखकर अजीब सी हंसी हंस रही थी। अचानक से उस आदमी ने लकी के सिर पर वार कर दिया। लकी ने झटके से अपना हाथ श्रेया से छुड़वा लिया और वो उस आदमी की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि श्रेया का बॉयफ्रेंड शिवांग था। श्रेया तुरंत शिवांग के पास आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, देखो ना शिवांग, ये मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो तो तुम टाइम पर आ गए, वरना ये आदमी तो हद से आगे ही बढ़ता जाता। इसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोला ये मेरे साथ होटल के कमरे में जाना चाहता है। मैंने मना किया लेकिन ये मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो श्रेया ने मुझसे कहा था कि इसके हाथों में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं इसकी थोड़ी मसाज कर रहा था, लकी ने कहा। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था और अब तक उसे समझ आ गया था कि श्रेया उसके साथ क्या खेल खेलना चाह रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह की हरकत करे, उसे हाथ लगाए? शिवांग ने फिर से लकी को गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा। इसके बाद उसने अपनी मुट्ठी बांधी, हाथ उठाया और फिर से लकी के सिर पर एक मुक्का मार दिया। लेकिन इससे पहले कि लकी के सिर पर चोट लगती, लकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और घबराते हुए उससे बोला, देख भाई, मेरी बात सुन। श्रेया तुझे जो कुछ बता रही है ना, सब झूठ है। मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अच्छा, वो झूठ बोल रही है और तू राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। मैं जान ले लूंगा तेरी। शिवांग अभी भी कुछ नहीं सुनना चाह रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वो किसी भी तरह से लकी की पिटाई कर देना चाहता था। लकी भी जानता था कि उसके और शिवांग के बीच में ये जो कुछ हो रहा था इसकी वजह थी श्रेया। वो शिवांग से ना तो लड़ना चाहता था और ना ही उससे उसकी कोई दुश्मनी थी। ऐसे में वो जितना हो सके शिवांग से बचने की और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर बात लड़ने की आती तो लकी उससे किसी भी मामले में कम नहीं था। वो चाहता तो एक ही वार में उसे जमीन पर सुला सकता था, पर इधर शिवांग उससे बदला लेने की पूरी फिराक में था। उसने जब देखा कि लकी उसे अपने आप को हाथ भी लगाने नहीं दे रहा था तो फिर से श्रेया के पास आ गया और बोला, हनी, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। जैसे ही मेरे भाई यहाँ आ जाएंगे ना तो उन्हें देख करना खुद आगे उनके मार खाने के लिए बिक जाएगा ये, शिवांग ने कहा और फिर अपनी जेब से फोन निकाल लिया। वो फोन लगाने के लिए मुड़ा था कि इतने में पीछे से किसी के आने की आवाज आई। शिवांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत जोर की हवा का एक झोंका आया और जैसे उसने घूर कर देखा तो किसी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया। वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि श्रेया का ही था। बेबी, ये तुम मुझे क्यों मार रही हो? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, श्रेया ने फिर से उसके गाल पर एक तमाचा मार दिया। शिवांग ने दोनों गालों को पकड़ रखा था और उसके गाल लाल हो गए थे। अबे गधे, तेरे अंदर इतनी भी जान नहीं है क्या तू इस लकी को पीट सके? अगर ये साला फटीचर तुझे हरा देगा ना तो फिर मैं तेरे आदमी के साथ रहने का फायदा क्या हुआ? श्रेया ने उसकी दिशा में देखते हुए कहा। शिवांग का मुंह तो खुला का खुला रह गया और वो बस उसकी तरफ देखे जा रहा था। तुझे मालूम भी है मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे हनी या बेबी बुलाए, समझा ना? आज से मेरा और तेरा कोई लेना देना नहीं है, रिश्ता खत्म। श्रेया ने कहा और अपना हाथ वहां बांध कर खड़ी हो गई। तुम क्या मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? तुम मुझे छोड़कर चली जाना चाहती हो? ये सुनते ही शिवांग के तो मानो कान ही खड़े हो गए। उसे लकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाया और श्रेया की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ, और क्यों ना करूं मैं तुझसे ब्रेकअप? पिछले 2 सालों से तेरे साथ रहने के बाद मुझे मिला क्या है? तूने हर वक्त मुझे सिर्फ एक गुड़िया की तरह ट्रीट किया, अपनी कठपुतली बनाकर रखा तूने मुझे। और तुझे क्या लगता है कि मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता कुछ? क्या मुझे कुछ भी खबर नहीं मिलती?
मुझे सब पता है कि तू मेरे पीठ के पीछे और किस किस क्लासमेट के साथ ना कहां कहां क्या क्या करता रहता है। हम सब लोग एक साथ डिनर करने के लिए गए थे और तेरे और उसके पैर टेबल के नीचे बहुत बार ना एक दूसरे से टकराए जा रहे थे। मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा था? सब दिख रहा था। मैं कोई अंधी नहीं हूं, समझा क्या? और इस वजह से ना तेरे जैसे लीचर आदमी से मुझे नफरत हो गई है। श्रेया ने कहा। शिवांग को तो अभी तक यही लग रहा था कि वो उससे सिर्फ इस वजह से नाराज थी क्योंकि वो लकी को नहीं हरा पा रहा था। लेकिन जब उसने श्रेया के मुंह से ये सब बातें सुनी तो उसे याद आया कि उसकी पीठ के पीछे उसने ये सब कांड किए थे। उसे मालूम था कि वो गलत कर रहा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी ये गलती श्रेया की पकड़ में आ जाएगी। अच्छा, तो तू ऐसी बात करी है जैसे तू तो खुद दूध की धुली हुई है। अगर तुझे मेरे साथ 2 साल हो गए तो मुझे भी तेरे साथ 2 साल हो गए, और इन 2 सालों में मैंने भी देखा कि तू किस चमड़ी की बनी है। अगर मेरे पैर कीचड़ में है तो तू भी गोबर में खड़ी है। शिवांग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और हंसने लगा। अबे ओए, फालतू बकवास ना कर, समझा ना? मैं सब जानती हूँ तेरी औकात क्या है। बस तू अपने पैसों के दम पर उछलता है ना, लेकिन मुझे भी पता है कि तेरी जेब का बैलेंस क्या है और तेरे बैंक का बैलेंस क्या है। तेरी फैमिली एक बहुत ही छोटी सी कंपनी चलाती है और तू साल भर के 10-20 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाता। तुझे क्या लगता तुम लोगों का जयपुर में गिना चुना नाम होगा? बिल्कुल नहीं। तेरे खुद के पास खाने के पैसे नहीं होते और तू बता रहा है कि मेरी औकात क्या है। श्रेया ने फिर से उसे लताड़ लगाते हुए कहा। साली चुड़ैल, अब अगर एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला ना, जबान खींच लूंगा तेरी। जैसे ही शिवांग ने श्रेया के मुंह से अपने बारे में इस तरह की बातें सुनी तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने पलटकर उसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन उसका हाथ आता देख श्रेया ने अपना सिर नीचे झुका लिया। इस वजह से शिवांग का हाथ उसकी छाती पर जा लगा और वो अपने ही थप्पड़ की वजह से थोड़ा सा धक्का खा गया। वो पीछे पड़ी कुर्सियों से जा टकराया और अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो अपनी जगह से उठकर फिर से श्रेया को मारने के लिए आगे बढ़ा कि इतने में पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। साले, तू उसके ऊपर हाथ उठाएगा? ये एक आदमी की आवाज थी। शिवांग ने जब पीछे घूम कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे पीछे से अब्बास ने पकड़ा था। उसे देखते ही शिवांग के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब्बास यहां पर आ जाएगा और इस तरह उसे पकड़ लेगा। अब्बास ने उसे छोड़ा और वो श्रेया के बगल में जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने श्रेया के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे धीरे धीरे सरकाते हुए उसकी कमर में डाल दिया। फिर उसने एक बार को कोने में खड़े लकी को देखा और फिर श्रेया की तरफ देखने लगा। अब्बास, अभी मैंने जो किया ना वो तुम सही लगा ना तुम्हें? श्रेया ने अब्बास की कमर को अपने हाथ में और कसकर पकड़ लिया और वो पूरी तरीके से उससे जाकर चिपक गई। श्रेया ने फिर से लकी की तरफ देखा और बोली, शिवांग, तू तो इतना बड़ा बेवकूफ है कि इस फटीचर को हाथ भी नहीं लगा पाया, उल्टा खुद मार ही खा रहा है। हालांकि दोनों के बीच में लड़ाई तो हुई थी, लेकिन दोनों बस एक दूसरे को देखकर कुत्तों की तरह भौंक ही रहे थे। किसी को भी किसी के ऊपर हाथ उठाने तक हिम्मत नहीं हो रही है। और वो हंसने लगे। श्रेया और लकी के यहाँ पहुंचने से पहले अब्बास वहां आ चुका था और वो एक टेबल पर आकर बैठा हुआ था। वो चुपचाप सब कुछ देखे जा रहा था। जब से खेलों के दौरान श्रेया और अब्बास की एक दूसरे से मुलाकात हुई थी और श्रेया ने अब्बास के ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया, तब से वो दोनों एक दूसरे के साथ आ गए। जब उन्होंने ये प्लान किया कि वो शिवांग के जरिए लकी को पिटवा दें, लेकिन लकी ने उसे रोक लिया और शिवांग उसके सामने हार गया। चलो अब देखते हैं कि इन दोनों ने श्रेया के लिए क्या क्या किया है। इनमें से एक आदमी थोड़ा सा ठीक निकला और वो सीधा खड़ा रह गया, लेकिन दूसरा तो मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर जा गिरा। बेचारे दोनों जिस लड़की के लिए लड़ रहे हैं वो लड़की आज मेरी बाहों में। मुझे इस बात का दुख भी और खुशी भी। दुख इसके लिए और खुशी अपने लिए, अब्बास ने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। अब क्या होने वाला था आगे? क्या लकी अब्बास को इस बात का जवाब देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।